बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग पढ़ने वाले हैं और इस चौथे भाग में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए दो बैलों की कथा कहानी के प्रश्नोत्तर करते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यह प्रश्न है। कांजी हाउस में जो पशु कैद होते थे उनकी रोजाना हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस के कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। इसी कारण नित्य प्रति हाजिरी लेकर यह निश्चित किया जाता होगा कि कोई पशु घट तो नहीं गया। तो वहाँ पर यह निश्चित करने के लिए कि किसी पशु की मृत्यु तो नहीं हो गई या फिर कोई पशु वहाँ से भाग तो नहीं हो गया, इस कारण से वहां पर नित्य प्रति यानी कि रोजाना हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? बच्चों, आप जानते हैं एक छोटी बच्ची थी जिसको कि उन बैलों से बहुत अधिक प्रेम था। उस बच्ची को उन बैलों पर इतना अधिक प्रेम क्यों था? छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ उसे पीटती थी, जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसे मारती पीटती थी। बैलों को भूखा और पिटता देख उसे अपने समान दर्द महसूस होता था। जब वह देखती थी कि बैल भी पिट रहे हैं और बैलों को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, तो उसे लगता था कि ये भी मेरी तरह ही दुखी हैं। उसे अपने जैसा ही दुख महसूस होता था। अतः उसे उन दुखी बैलों से सहानुभूति हो गई थी, इसलिए बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। इसलिए उन बैलों से उसे सहानुभूति हो गई थी, उन बैलों से उसे लगाव हो गया था और इसीलिए उन बैलों के प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया था। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ऐसे कौन से नीति विषयक मूल्य हैं जो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उभारे हैं? ऐसी कौन सी नीति या नियम हैं जिनको कि प्रेमचंद ने लोगों को बताया है? दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से सामने आने वाले नीति संबंधी मूल्य इस प्रकार हैं। अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। तो बच्चों, यह भी एक मानी हुई बात है कि जो मनुष्य बहुत ज़्यादा सीधा होता है उसको भी इस संसार के लोग प्रेम से नहीं रहने देते, आनंद से नहीं रहने देते। तो ज़्यादा सीधापन भी कष्टदायक होता है, क्योंकि सीधे मनुष्य की कोई भी परवाह नहीं करता, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं, सीधे व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है, गधा माना जाता है। मनुष्य को सज्जनता ना छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह भी बताया है कि हमें अपनी सज्जनता या अच्छापन नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का अपनी सज्जनता को बनाए रखते हुए ही उनका विरोध करना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था वह भी इसी प्रकार से था। वे विरोध करते थे लेकिन अपनी सज्जनता या अच्छाई को नहीं छोड़ते थे। संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। जो सच्चा मित्र होता है वह संकट के समय अपने मित्र की रक्षा या सहायता करता है, जिस प्रकार से हीरा और मोती एक दूसरे की सहायता करते थे। स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है, पराधीन रहकर सुख भोगना निंदनीय है। स्वाधीन जीवन ही यानी कि स्वतंत्रता का जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो गधे की जो स्वभावगत विशेषताएं होती हैं, गधे की स्वभावगत विशेषताएं हैं उसका सीधापन, उसकी सहनशीलता। तो उन स्वभावगत विशेषताओं को गधा शब्द का रूढ़ अर्थ का अर्थ मतलब होता है परंपरागत अर्थ, रूढ़ियों के द्वारा जो अर्थ है, जो बहुत पहले से जो अर्थ चला आ रहा है। तो गधा शब्द के लिए एक रूढ़ अर्थ प्रचलित हो गया है जिसका अर्थ होता है मूर्ख। लेकिन प्रेमचंद जी ने गधा शब्द के लिए जो मूर्ख अर्थ है उसके अलावा एक दूसरा अर्थ देने का प्रयास किया है। अब वह अर्थ क्या है वह देखते हैं हम। गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सीधा होता है, सरल होता है, सहनशील होता है, संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है।
अतः गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। इसीलिए अगर किसी को गधा कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है मूर्ख। अगर हम किसी भी बच्चे को कोई मूर्खतापूर्ण काम करते हुए देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यह तो बिल्कुल गधा है, यह तो बिल्कुल गधे की तरह कार्य करता है। तो गधा शब्द का संसार में एक रूढ़ अर्थ प्रचलित हो गया है जिसका अर्थ होता है मूर्ख। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक पहचान दी है, एक विशेष पहचान दी है। प्रेमचंद जी ने बताया है कि गधा शब्द का रूढ़ अर्थ हम मूर्ख तो करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में गधा मूर्ख है, या फिर हमने केवल उसके सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही उसको यह पदवी दे दी है। उन्होंने इस विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रेमचंद जी गधे की यह जो विशेषताएं हैं, जो उसके अंदर सहनशीलता है, जो उसके साथ सीधापन है, उनको उन्होंने कोई अवगुण ना मानते हुए सद्गुण माना है, महान गुण माना है, और गधे की इन विशेषताओं की तुलना ऋषियों मुनियों से की है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? वे घटनाएं इस प्रकार हैं जिनसे हमें यह मालूम चलेगा कि हीरा और मोती में बहुत पक्की, बहुत गहरी दोस्ती थी। गाड़ी में जोते जाने पर वे एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते थे। वे प्रयास करते थे कि ज्यादा से ज्यादा भार उनके पास ही रहे, उनके कंधों पर ही रहे। गया द्वारा हीरा की निर्दयता से पिटाई किए जाने पर मोती हल, जुआ आदि लेकर भाग निकला और उनको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। जब गया ने हीरा की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी तो मोती को बहुत ज्यादा क्रोध आया था और वह गया के हल, जुआ आदि चीजों को लेकर के भाग गया था और उनको तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया था, यानी उसने अपना क्रोध प्रकट किया था। सांड को दोनों ने मिलकर परास्त किया, दोनों ने मिलकर के सांड को हराया था। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भागा नहीं। मोती पकड़ में आ गया, हीरा अगर चाहता था भाग सकता था, लेकिन हीरा मोती के लिए रुका रहा। हीरा ने सोचा कि मैं मोती का ऐसी बुरी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ूंगा। कांजी हाउस में मोती ने भी हीरा के साथ उसके साथ बन जाना स्वीकार किया। कांजी हाउस में मोती भाग सकता था, लेकिन उसने हीरा का साथ देने के लिए भागना स्वीकार नहीं किया। वह हीरा के साथ बुरी परिस्थिति में भी रहा। जिस प्रकार से एक अच्छा मित्र अपने मित्र का बुरी परिस्थितियों में साथ देता है, उसी तरह से हीरा और मोती ने एक दूसरे का खराब परिस्थितियों में, मुसीबत में साथ दिया था। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो हीरा के इस कथन से प्रेमचंद जी का स्त्रियों के प्रति कौन सा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है? इसके द्वारा प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की भावना थी वह प्रकट होती है। यह कथन हीरा का है। वह मोती को घर की मालकिन को सींगों पर उठाकर फेंकने की बात कहता है, तब हीरा उसे इस कथन द्वारा रोकता है। हीरा के इस कथन से स्पष्ट है प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव था। प्रेमचंद जी स्त्रियों के प्रति हिंसा करने को बुरा मानते थे। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि कृषि में पशुओं का बहुत अधिक महत्व होता है और आज के समय में तो फिर भी बहुत सारी मशीनें प्रचलित हो गई हैं, लेकिन पुराने समय में तो कृषि काफ़ी कुछ पशुओं पर ही निर्भर करती थी। तो उस समय मनुष्य में और पशुओं में बहुत ही आत्मीय संबंध होता था। मनुष्य पशु को अपने परिवार का सदस्य मानता था और पशु भी स्वयं को उस परिवार का सदस्य मानते थे। तो उनके बीच में एक बहुत ही आत्मीय संबंध पैदा हो जाता था। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते थे। झूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है। झूरी अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था। इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि वह उन बैलों को अपने परिवार के सदस्य के समान मानता था।
दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान भी होते थे जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे। वहीं गया जैसे किसान भी होते थे जो पशुओं को केवल सामान्य पशु से अधिक कुछ भी नहीं समझते थे। वे पशुओं को केवल उनकी उपयोगिता के लिए ही देखते थे, उपयोगिता के लिए ही जानते थे। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। जो पशु होते हैं वे भी मनुष्य के या अपने स्वामी या मालिक के भाव को अच्छी तरह से समझते हैं। वे ये जानते हैं कि कौन हमसे आत्मीयता रखता है, कौन हमसे स्नेह रखता है और कौन हमसे केवल काम लेना जानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार पशुओं और किसानों में आत्मीय संबंध होता था। 8वां प्रश्न देखिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती ने कहा कि हमारे प्रयास करने से, हमारी कोशिश करने से 8-9 प्राणियों की जान बच गई। यह क्या कम है? कोई बात नहीं, अगर हमें मुक्ति नहीं मिली कोई बात नहीं, अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो किसी ना किसी के काम तो आया। इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला था। वह अत्याचार का विरोध करने वाला था और पीड़ितों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखने वाला था। यह जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी हौस की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र कर देता है। यह जानते हुए भी कि उसे बहुत बुरी तरह से दंडित किया जाएगा, परंतु फिर भी वह कांजी हौस के पशुओं को मुक्त कर देता है। उसे इसी बात का संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की रक्षा कर ली। उसके बाद भी उसे इस चीज़ का दुख नहीं है कि मैं इतना प्रयास करने के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाया। वह इसमें ही खुश है कि उसने अपने प्रयासों के द्वारा 9-10 प्राणियों के जान की रक्षा की। आशय स्पष्ट कीजिए। यह 9वां प्रश्न है। आशय का अर्थ होता है इसका अर्थ कि ये जो पंक्तियां हैं इनका क्या अर्थ है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही पशुओं में ऐसी कोई गुप्त या छुपी हुई शक्ति होती है जिन शक्ति से मनुष्य, जो कि अपने आप को सारे जीव जंतुओं में श्रेष्ठ मानता है, पर वह वंचित है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हीरा और मोती के पास अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाषा नहीं थी। वे कोई भाषा नहीं बोलते थे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उनके पास कोई भाषा नहीं थी, किंतु वे मौन भाव से ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। परंतु मौन रहकर ही, चुप रहकर ही पता नहीं किस प्रकार से वे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाया करते थे। यह उनमें एक गुप्त शक्ति थी, यह एक छुपी हुई गुप्त शक्ति उनके अंदर थी। मनुष्य भले ही अपने को सारे प्राणियों में श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है, इसलिए वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह समझता है कि मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूँ, ईश्वर की सबसे अच्छी कृति हूँ। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन उसके पास यह शक्ति नहीं है। परंतु मनुष्य के पास यह शक्ति नहीं है। वह बिना कहे, बिना सुने एक दूसरे के मन के भावों को नहीं समझ सकता उतनी अच्छी तरह से जितनी अच्छी तरह से पशु समझ जाते हैं। उसे बोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट करने पड़ते हैं। वह तो मुंह से बोलकर ही अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। चलिए बच्चे, खा है। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती को एक छोटी सी बच्ची आकर एक रोटी दे जाया करती थी, और उस एक रोटी से उनकी भूख तो कैसे शांत हो सकती थी। उनका लंबा चौड़ा शरीर था तो उनकी भूख तो कैसे शांत होती, पर उनकी आत्मा को भोजन मिल जाता था, पर उनकी आत्मा शांत हो जाती थी, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती थी, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती थी। उनको लगता था कि यहाँ पर भी कोई हमसे प्रेम करता है। हीरा और मोती के व्यवहार से चिढ़कर गया ने उनको सूखा भूसा डाल दिया था। इस अपमान से दोनों के मन में क्षोभ था, यानी कि दुख था। इस अपमान से वो बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिलाई। इस एक रोटी से उनकी भूख शांत होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन लड़की के प्रेम
प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनके हृदय तृप्त हो गए। लेकिन लड़की का जो प्रेम से भरा हुआ व्यवहार था उससे उनके हृदय तृप्त हो गए, यानी कि संतुष्ट हो गए। उनके हृदय को भोजन मिल गया, उनके हृदय को खुशी मिल गई। वे तो प्रेम और सहानुभूति के भूखे थे, उन्हें भोजन की भूख नहीं थी, उन्हें तो प्रेम की सहानुभूति की भूख थी। वह तो प्रेम और सहानुभूति ही चाहते थे। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया ने हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने के लिए दिया जबकि अपने बैलों को खली, चूनी आदि सब चीजें दी थी। इसका कारण क्या था? का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो बच्चों, क्योंकि गया को हीरा और मोती को अपने घर लेकर आने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि हीरा मोती आगे बढ़ते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो गया के घर तक आए थे, उसके बाद भी वो गया के घर से भाग गए थे। तो हीरा और मोती का जो व्यवहार था उससे गया बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। इसलिए गया ने हीरा और मोती को कुछ भी बढ़िया खाने के लिए नहीं दिया, खाली सूखा भूसा खाने के लिए दे दिया, जबकि उसने अपने बैलों को खली, चूनी आदि सब कुछ दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती ने शोषण के प्रति आवाज उठाई थी लेकिन उसके लिए उन्हें प्रताड़ना यानी कि कष्ट या दुख भी सहन करना पड़ा था। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। आपको यह बताना है कि हीरा मोती ने जो प्रतिक्रिया दी थी या हीरा मोती ने जो विरोध किया था, क्या वह सही था या गलत था, या हीरा मोती को अपनी स्थिति के साथ सामंजस्य बिठा लेना चाहिए था, या उन्होंने जो अपनी परिस्थिति के प्रति जो विरोध किया वह सही था। यह हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। कहानी के पात्र हीरा और मोती स्वाभिमानी व्यक्तियों के प्रतीक हैं। हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वाभिमानी व्यक्तियों के विषय में बताया है। जब जब उन पर अन्याय हुआ या उनका शोषण करने की चेष्टा की गई, उन्होंने उसका पूरी शक्ति से विरोध किया। जब भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से उस अत्याचार का विरोध किया। उनकी यह प्रतिक्रिया उनके स्वाभिमानी स्वभाव के अनुकूल और सराहनीय है। उन्होंने यह जो प्रतिक्रिया दी यह उनके स्वाभिमानी स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत स्वाभिमानी था, इसलिए वह उस शोषण का विरोध कर पाए। अगर वह स्वाभिमानी ना होते तो वह अपनी परिस्थिति को जैसी थी वैसी ही स्वीकार कर लेते। उनकी यह जो स्वाभिमान के कारण यह जो विद्रोह करने की प्रवृत्ति थी यह बहुत ही सराहनीय है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। अगर हम उनके स्थान पर होते तो हम भी ऐसा ही करते। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? क्या यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बच्चों, यह कहानी उस समय लिखी गई थी जिस समय कि पूरा भारतवर्ष अंग्रेज़ों से देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। हम सब उस समय बहुत अधिक संघर्ष कर रहे थे। तो क्या इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी संकेत किया है? दो बैलों की कथा के द्वारा लेखक ने देशवासियों को स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। प्रेमचंद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति सहज से ही प्राप्त नहीं हो जाती। तो स्वतंत्रता के लिए हमको एकजुट होना होगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी के दोनों बैल स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक हैं। कहानी में जो बैल दिखाए गए हैं वे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका प्रतीक हैं।
वे अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। पूरी कहानी में हीरा और मोती अपनी सम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बुरी परिस्थितियों के आगे वे घुटने नहीं टेकते। एकजुट होकर, एकता के साथ वे मिलकर के स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कहानी प्रतीकों और संकेतों के द्वारा पाठकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ रही है। इस प्रकार यह कहानी प्रतीकों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रही है। तो बच्चों, हम कहानी का चौथा भाग पढ़ चुके हैं। इस भाग में हमने 2 बैलों की कथा, कहानी के प्रश्न उत्तर किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब अगली कक्षा में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।